मैं सुनील कुमार। सबसे पहले मां सार्थक को मेरा सत सतनाम। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका की भागों की बात कर रहे हैं। कोशिका के भाग कौन कौन से हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका के भागों में अपन ने दो भाग देख लिया, कोशिका झिल्ली और दूसरा बात की थी अपन केंद्रक की। आज तीसरा भाग है कोशिका का कोशिका द्रव्य, जिसके बारे में अपने को बात करनी है। वो तीसरा भाग है अपना कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर यानी कि सेल की संरचना में बना रहा हूँ। ये अनियमित संरचना जो अमीबा की होती है, इसमें ये केंद्रक केंद्रिका के बारे में अपन ने बात कर ली थी, कौन कौन से हैं। अब बात करेंगे अपन इस केंद्रक के अलावा यहाँ पर यानी कि जो तरल पदार्थ पाया जाता है, इस तरल पदार्थ में और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, जिनकी खोज किसने की थी, उनका काम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि केंद्र के अतिरिक्त भाग कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट में बात कर रहा हूं अंतःप्रद्रवी जालिका की। इसका पहला भाग है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है उसको भी दो पार्टों में अपन ने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता दूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी और कब की थी। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी सन 1945 में। 1945 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे शॉर्ट में अपन बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सन 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके दो पार्ट हैं। पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर खुरदरी ER, शॉर्ट में लिख रहा हूं अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी है चिकनी ER। ये दो भाग हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतर यदि अपन देखें तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो पाई जाती है उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हुए, बल्कि खुरदरी पर यहाँ पर राइबोसोम है वो उपस्थित होते हैं। राइबोसोम उपस्थित। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम जिस पर उपस्थित होते हैं वो कौन सी होती है। तो उपस्थित होने वाली तो खुरदरी, और जिन पर अनुपस्थित होते हैं वो कौन सी होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यहाँ पर होती है। इनका काम यदि देखें तो राइबोसोम जहाँ पर उपस्थित होते हैं उनका काम होता है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का, और इसका जो अनुपस्थित होती है उसमें यदि अपन देखें तो अनुपस्थिति वाली यदि होगी तो वो लिपिड का स्त्रावण करते हैं। तो ये तो लिपिड का स्त्रावण करते हैं, लिपिड स्त्रावण। और राइबोसोम जहां पर उपस्थित होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं कि कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग पहला अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी खोज 1945 में पोर्टर ने। उसके दो भाग, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं जो लिपिड का स्त्रावण करने का काम करते हैं, और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है उसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उसका काम यदि देखा जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम होता है। अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसका कोशिका का कौन सा अंग काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करने के काम में आती है। अब इसी के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि विषाणु, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और स्तनधारी जो दुग्ध स्त्रावण करते हैं उनकी आरबीसी जो पाई जाती है उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछ ले कि भैंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या राइबोसोम पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं विषाणु, जीवाणु, विषाणु, जीवाणु और नीले हरे शैवाल स्तनधारी। नीले शैवाल और स्तनधारी ये जो भी पाए जाते हैं, यानी कि चारों के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ
इनकी जो भी आरबीसी पाई जाती है यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, उन पर यहाँ पर ER पर यदि देखी जाए तो राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगला भाग यदि अपन देखें तो वो अगला भाग है, जैसे कि अपन ने अभी देख लिया यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग उसके किसमें पाई जाती है। दूसरा भाग यदि अपन बात करूं तो वो है दूसरा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्वेश्चन से पूछा जाता है कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय की या गोल्जी उपकरण की खोज है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसी कैमिलो गोल्जी ने खोज करने के कारण इस गोल्जी उपकरण को यहाँ पर अपन कहते हैं यातायात प्रबंधन। यातायात प्रबंधन यानी कि किसी भी चीज का आदान प्रदान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर गोल्जी उपकरण वो सहयोगी होता है। तीसरा भाग होता है इसका लाइसोसोम। राइट करते जाओ साथ के साथ। लाइसोसोम की खोज यदि अपन बात करें कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज है वो की थी डी डुवे। लाइसोसोम की खोज करता है वो कौन है, डी डुवे। इसका अलग नाम भी पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है या तो पाचक थैली या आत्मघाती थैली। इसके दो नाम और पुकारे जाते हैं। पहला नाम है यहाँ पर पाचक थैली और दूसरा है आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है इसका कारण यदि मैं बताऊं आपको, यानी कि पाचक थैली तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसके पाचन में यहाँ पर सहयोगी होने के कारण तो इसे क्या कहा जाता है, पाचक थैली। और आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ये कोशिका के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, अस्वस्थ कोशिकांग जो होते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकांग जो होते हैं, उनको नष्ट करने में यहाँ पर सहायक होती है, और उनको नष्ट करने के में सहायक होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछ ले कि कोशिका का वह भाग कौन सा है जिसे आत्मघाती थैली या पाचक थैली के नाम से पुकारा जाता है और उसकी खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम है वो भाग जो आत्मघाती थैली या पाचक थैली कहलाता है, और उसकी खोजकर्ता जो है वो कौन है, यहाँ पर डी डुवे। डी डुवे के बाद में यदि अपन बात करें अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा भाग है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता की बात करूं मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और वो सन 1886 में की थी। अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1886 में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो है उसके खोजकर्ता कौन है, तो अल्टमैन। और उसके खोजकर्ता कब की गई थी खोज, तो सन 1886 में। अब क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिस प्रकार यहाँ पर लाइसोसोम भी पूछा जाता है आत्मघाती थैली कहते हैं, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को यदि अपन देखें तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा का निर्माण करता है वो कौन करता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण करने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में यदि अपन बात करें तो उसके अगले भागों की बात करेंगे अपन। जैसे कि अपन ने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया कि अल्टमैन ने इसकी खोज की, कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसे कहते हैं। अगला भाग में यदि अपन देखें तो वो अगला भाग है यहाँ पर राइबोसोम। इसमें से भी यही क्वेश्चन ज्यादातर इनके खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। इसकी खोज है वो की थी यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1955 में, यानी कि 1955 में इसकी यहाँ पर खोज की थी। यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं,
उसी प्रकार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है कोशिका में? तो प्रोटीन की फैक्ट्री यदि देखी जाए तो राइबोसोम को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम यदि देखा जाए तो वो राइबोसोम ही करता है, और राइबोसोम को करने के कारण ही इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज करता पेलेडे है, और कब की थी खोज? 1955 में। आगे बात करें मैं 6वें भाग की, तारक काय की। ये तारक के काय है, उसकी खोज यदि देखी जाए तो एक वैज्ञानिक थे बोवेरी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1888 में तारक काय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो केवल और केवल यहाँ पर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखना, यदि आपको पूछ ले कि पादप कोशिकाओं में क्या तारक काय पाया जाता है, तो नहीं, कभी भी नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आगे और भागों की भी अपन बात करेंगे, जस्ट यानी कि राइबोसोम की खोज पेलेडे ने 1955 में, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तारक की काय की खोज बोवेरी ने 1888 में, और ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर पाया जाता है। हाँ, कोशिका का अंग अपन ने बात की, राइबोसोम की बात कर ली, तारक काय की बात कर ली। अगला भाग यदि बात करें तो वो पाया जाता है यहाँ पर लवक यदि देखे जाए तो ज्यादातर पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, पादप कोशिकाओं में। यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, यानी कि जैसे तारक काय की बात की थी थोड़ी देर पहले कि वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लवक है वो केवल और केवल यहाँ पर पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर अवर्णी लवक। दूसरी मैं बात करूं बी, इसका दूसरा भाग वर्णी लवक। और तीसरा यदि मैं बात करूं तो वो तीसरे भाग है यहाँ पर हरित लवक। अवर्णी लवक की मैं बात करूं तो अवर्णी लवक जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? एक तो जड़ में और दूसरा तने में। याद रखना, अवर्णी लवक जड़ व तने में उपस्थित होता है। जड़ और तने के अलावा अवर्णी लवक कहीं पर भी पादप में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि वर्णी लवक की यदि अपन बात करें तो वर्णी लवक जो होता है वो रंगीन होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं, जो कहाँ पर पादप में? एक तो पुष्प में, फलवृत्ति में और बीज में। यानी कि एक पुष्प, फलवृत्ति व बीज, यानी कि पादप के 3 मुख्य पार्ट पुष्प, फलवृत्ति और बीज में यहाँ पर वर्णी लवक पाए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पर रंग आ जाते हैं। तीसरे बात करें अपन हरित लवक की। हरित लवक जो होता है वो पादप में हरे रंग के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होता है, जिसके कारण यहाँ पर पादप की पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। ये इसी कारण इसे यानी कि कोशिका का रसोईघर भी कहते हैं, यानी कि पादप में कोशिका का रसोईघर यदि कहा जाए तो किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक जो होता है वो पादप की पत्तियों का रंग हरा करता है। इसी के अलावा यहाँ पर इसमें 2 वर्णक भी पाए जाते हैं, एक का नाम है केरोटिन और दूसरे का नाम है ज़ैंथोफिल। केरोटिन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। केरोटिन और ज़ैंथोफिल यदि अपन देखे जाए तो केरोटिन और ज़ैंथोफिल का काम यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पर यहाँ पर जब पादप की पत्ती, आपने अक्सर देखा होगा कि हर पादप की पत्तियों का रंग पीला होकर पादप की पत्तियां झड़ जाती है, तो वो पीला रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ये केरोटिन जो होता है, केरोटिन के कारण, यानी कि पादप की पत्तियां जो होती हैं, पादप पत्तियां वो कैसी हो जाती हैं, उसका रंग जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? पीला। पादप की पत्तियों का पीला रंग जो होता है वो केरोटिन के कारण,
हरित लवक के कारण जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। लास्ट पार्ट यदि अपन देखें 8वां भाग, तो वो होते हैं यहाँ पर रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, अब रिक्तिकाएं जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं? मुख्य रूप से यदि पादप और जंतु कोशिकाओं में बात करें तो रिक्तिकाओं में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर? एक तो खनिज लवण, खनिज लवण, शर्करा, CO2, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और कुछ रंग भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। पर याद रखना कि रिक्तिकाएं जो होती हैं वो पादप और जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार की और कहां पर पाई जाती हैं? तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो होती हैं, यानी कि अपनी जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? छोटी, यानी कि इनका आकार यदि देखा जाए तो छोटा होता है और छोटे के साथ में इनकी संख्या यदि देखी जाए तो असंख्य, यानी कि अनेक यहाँ पर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बल्कि पादप कोशिकाओं में बात करें तो पादप कोशिकाओं में यहाँ पर बड़ी रिक्तिका, और वो जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? उसके केंद्र में स्थित होती है। बल्कि पादप में रिक्तिका बड़ी और कहां पर प्रेजेंट होती है? उसके केंद्र में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो मैंने आज बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवक पादप कोशिकाओं में जिनमें 3 प्रकार अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। बात की अपन ने रिक्तिकाओं की। रिक्तिकाओं में यदि देखें तो खनिज लवण, शर्करा और CO2 प्रेजेंट होते हैं। अब रिक्तिकाएं कहां पर? जंतु कोशिकाओं में यदि रिक्तिकाएं देखेंगे तो छोटी और अनेक पाई जाती हैं। बल्कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं यहाँ पर बड़ी और कहां पर प्रेजेंट होती है? केंद्र में स्थित होती है। अब कोशिका में बस आज के लिए बस इतना ही। अब लास्ट पार्ट में यदि आप देखोगे तो वो कोशिका का विभाजन होगा, बाद में कोशिका का एंड, जिसमें से जो भी मुख्य क्वेश्चन आने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने बता दिए। और इसमें कोई यदि कमी हो और ज्यादा पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट करके मेरे को बताएं। जय मां शारदे, जय भारत।